Hello everyone and welcome back to RS Only. So today we will be discussing our Election Commission of India. Election Commission अभी न्यूज में बहुत रहा है, yes or no? तो न्यूज में रहने की वजह से this becomes a very important topic for your what? For your prelims. मतलब there are 99% chances that आपके prelims में Election Commission से related एक question आएगा ही आएगा. ठीक है, तो आज जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस को कवर किया था, राइट? इमरजेंसी प्रोविजंस का हमने देखा था तीन टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल हम उसको कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी इट कैन बी implemented or it can be proclaimed on entire territory of India or any specific part of the territory, okay? Whereas the state emergency can be proclaimed on the particular state and the financial emergency पूरे इंडिया के अंदर वो implement की जा सकती है. financial emergency अभी तक हमारे इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है, right? I hope I'm audible to everyone. Yeah. तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्या है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन इज बेसिकली अ व्हाट? बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. और कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट बॉडी है. और इसका सबसे 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 मेजर वर्क क्या है? टू कंडक्ट व्हाट? टू कंडक्ट फ्री एंड व्हाट? फेयर इलेक्शंस. दिस इज द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. और ये जो ये टर्म है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक structure of constitution. ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है, जो प्रोविजन है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इंश्योर्स व्हाट? इट इंश्योर्स द spirit of what? Spirit of democracy. Spirit of democracy is what? Is maintained. The spirit of democracy remains intact. ठीक है, इसलिए हमें क्या जरूरत है? हमें फ्री और फेयर इलेक्शंस की जरूरत है. इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस पर्टिकुलर बॉडी को किस तरीके का बनाया? उन्होंने इसको बनाया एज व्हाट? एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, सो दैट जो हमारे लेजिस्लेचर है या जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस पर्टिकुलर बॉडी को किसी भी तरीके से कंट्रोल ना कर पाए और देश के अंदर जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस हमेशा होते रहे. ठीक है, सो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट. एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर एक्चुअल चैप्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आई होप आपको एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक जिस्ट पता चल गया होगा कि इलेक्शन कमीशन है क्या, क्या इसका काम होता है, किस तरीके से ये हमारे इंडिया के अंदर वर्क करती है और क्या इसकी ड्यूटी है इंश्योर करना. ठीक है, अब हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप ये लोग ये जान लो, जो भी क्लासेस हमारी हो रही हैं उन क्लासेस से रिलेटेड आपको अगर नोट्स चाहिए, मतलब जो पीडीएफ हम लोग यूज करते हैं वो चाहिए, या फिर आपको क्लासेस चाहिए एक फ्लो के अंदर, तो हमारा आरएस ओनली का ऐप जो है उसके ऊपर आपको फ्री क्लासेस के सेक्शन के अंदर क्लास मिल जाएगी. क्लास के साथ अटैच उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ अ क्विज, जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आप डबल क्या हो जाओ? डबल प्रैक्टिस आपकी हो जाए, आप डबल श्योर हो जाओ, राइट? आगे चलते हैं. ये है हमारी दूसरी चीज. RS only has come up with an idea of a open mock test for RAS prelims 2026. ठीक है, हम लोग एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 22 फरवरी को. 22 फरवरी को होगा आपका ये टेस्ट सुबह 11 बजे हमारे रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर. टेस्ट दोनों मीडियम्स में है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम्स में अवेलेबल है आपके पास में टेस्ट. एंड दिस टेस्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस and the new pattern which has been given by RPSC. ठीक है, समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को. So this was all about our test. और बहुत ही एक मिनिमम सी फीस है इसकी, that is ₹11. ठीक है, एक चाय स्किप कर दो और इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करो और अपना लेवल जानो कि वेयर एग्जैक्टली वी आर स्टैंडिंग एंड हाउ नाउ वी हैव टू
realign our preparation in order to do what? In order to achieve good marks. Okay? चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई. अब हम आगे चलते हैं. Moving forward, we see the constitutional basis and scope of the Election Commission of India. ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे the constitutional basis. Article 324, it establishes what? A constitutional body, that is the Election Commission of India. ठीक है? Article 324 जो है, it established what? A permanent and independent body directly by the Constitution to ensure what? To ensure free and fair elections. और वो कौन सी body थी? It was the Election Commission of India. Understood everyone? Article 324 के अंदर mentioned है किसके बारे में? That there must be a constitutional independent body, that is a permanent body, and it will ensure what? It will ensure free and fair elections in India. Right? Moving on. क्या है ये, किस तरीके की बॉडी है? It is an all India body. मतलब it is common to center and the state legislatures. ठीक है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों के लिए कॉमन है. क्यों? क्योंकि ये कहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है? इट कंडक्ट्स द इलेक्शंस इन योर सेंटर. सेंटर में कहां? इन योर पार्लियामेंट और लोकसभा एंड राज्यसभा. पार्लियामेंट के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा. देन योर स्टेट लेजिस्लेचर्स, जितनी भी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है, वहां पर, और जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेजिस्लेचर्स है वहां पर कौन कंडक्ट करवाता है आपके इलेक्शंस? इट इज डन बाय योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दोनों के इलेक्शंस भी कौन कंडक्ट करवाता है? दैट इज योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दिस इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन कि भाई इन बॉडीज के जो इलेक्शन होंगे तो वो कौन कंडक्ट करवाएगा? दिस विल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू दीज पर्टिकुलर हाउसेस और दीज पर्टिकुलर पोस्ट्स. ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ इट इज नॉट कंसर्न्ड विथ इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. क्यों? क्योंकि ये कौन करवाता है? दिस इज डन बाय योर स्टेट इलेक्शन कमीशंस, जिसके बारे में हम आगे राजस्थान पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिवली. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई. हमारे यहाँ पर ये जो ये इलेक्शंस हैं कौन कंडक्ट करवा रहा है? दिस विल बी डन बाय योर, ये जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन है दैट विल बी डन बाय योर स्टेट इलेक्शन कमीशन. ईसीआई जो कि आपकी क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उसका ड्यूटी किस किस के लिए है? सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस कौन करवाती है? आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन. इतनी बात आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी. राइट, मूविंग फॉरवर्ड वी कम टू द स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आपके कौन होते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. कौन होते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके साथ में दो और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. ओके, देयर इज व्हाट? देयर इज वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड इट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, इट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. अभी प्रेजेंटली कितने हैं? 1 CEC एंड 2 ECs. ठीक है, there is 1 CEC and 2 ECs. क्या स्टार्टिंग से यही सिस्टम था? नो. इनिशियली ये जो सिस्टम था इट वाज ऑफ व्हाट? 1 सिंगल मेंबर. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट कंसिस्टेड ऑफ ओनली 1 सिंगल मेंबर, दैट वाज योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, 1950 से लेकर 1989 तक. ठीक है, 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1989 तक क्या सिस्टम था? इट वॉज 1 सिंगल मेंबर बॉडी. ठीक है, फिर उसके बाद में 1989 के अंदर इसको क्या बना दिया? मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया. क्या बना दिया? मल्टी मेंबर बॉडी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली. देन अगेन इन 1990
Again in 1990 it was made what? It was made a single member body. क्रोनोलॉजी समझो, 1950 से 1989 तक सिंगल मेंबर थी, फिर 1989 के अंदर इसको क्या बना दिया गया? मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया एज प्रॉम्प्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. देन अगेन इन 1989 में बनी, फिर वापस से 1990 में इसको क्या बना दिया गया? सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया. बट देन इन अक्टूबर 1993, but then in October 1993 the Supreme Court it advised, it prompted that this particular body which is ensuring free and fair elections in India, it must be what? It must be a multi-member body. It must be what? It must not have only one member, it must have more than one member. Okay, so uske baad se the election commission has been working as a multi-member body till today. ठीक है, अक्टूबर 1993 से लेकर आज तक हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट हैज बीन वर्किंग एज व्हाट? एज अ मल्टी मेंबर बॉडी. इसमें 3 मेंबर्स है आपके. कौन कौन? फर्स्ट इज योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. इट इज वर्किंग एज अ 3 member body and it consists of what? It consists of your chief election commissioner and your 2 election commissioners. समझ में आ गई इतनी बात? नाउ ऑल द मेंबर्स, अब ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास में ज्यादा पावर होगी किसी भी डिसीजन को लेकर, नहीं. ऑल द मेंबर्स दे हैव एन इक्वल स्टेटस एंड व्हाट? इक्वल पावर. ठीक है, ऑल 3 मेंबर्स दे हैव व्हाट? इक्वल पावर्स, सैलरी एंड व्हाट? प्री रिक्विजिट्स, मतलब इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. एंड डिसीजंस आर मेड बाय व्हाट? डिसीजंस आर मेड बाय अ मेजॉरिटी वोट. अगर तीनों मेंबर्स के बीच में किसी भी तरीके का क्लैश या डिफरेंस आएगा तो जो मेजॉरिटी वोट होगा उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सेइंग नो टू समथिंग बट द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग यस टू इट, तो बाय मेजॉरिटी वोट उसको उस डिसीजन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी. इट विल बी कंसिडर्ड एज अ यस. ओके, एंड इफ 2 of them, if one election commissioner and the chief election commissioners are saying no to something and the other one is saying yes, तो जो नो वाले लोग हैं वो ज्यादा है, मेजॉरिटी में है, तो उनकी बात मानी जाएगी. समझ में आ गई इतनी सी बात? नाउ अब आप बोलोगे कि भाई मैडम जब तीनों की पावर सेम है, राइट, तो फिर इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या रुतबा रहा, क्या वो रहा? तो जब, अच्छा ये चीज हम लोग ना आगे वाली स्लाइड में समझने वाले हैं. क्यों? क्योंकि जब उनके रिमूवल की बात आती है ना, तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना पत्ता जो है वो खेलता है. ठीक है, तो वो हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर समझने वाले हैं. अभी आप क्या समझोगे? टेन्योर क्या होता है? मेंबर्स का टेन्योर क्या होता है? 6 साल का टेन्योर होता है. ठीक है, और अंटिल द एज ऑफ 65, जब तक या तो वो 6 साल तक सर्व कर ले, ठीक है, या फिर वो 65 साल तक सर्व कर ले. जो भी चीज पहले आएगी वो उनका टेन्योर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया 60 साल की उम्र में, वो एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, राइट. एट द एज ऑफ 60 years he was appointed as the chief election commissioner. Okay, now after 5 years he'll attain an age of what? 65. और 65 की एज जैसे वो अटेन करेंगे तो वो बस 65 साल तक ही क्या कर सकते हैं? सर्व कर सकते हैं. 66 साल के अंदर सर्व नहीं कर सकते, चाहे से उनके 5 साल ही कंप्लीट क्यों ना हुए हो, 6 साल पूरे कंप्लीट क्यों ना हुए हो. ठीक है, वो एक बाउंडेशन नहीं है. या तो आप 6 साल पूरे सर्व कर लो, ठीक है, या फिर आप 65 साल तक सर्व कर लो. दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वो आपका क्या होगा? टेन्योर हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ईदर 6 years और टिल द एज ऑफ 65. Now we come towards the security of tenure. The Chief Election Commission, he cannot be removed from office except in the same manner and on the same grounds as the judge of the Supreme Court. हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल देखा था ना कैसे होता है. यस और नो? रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस से पास होता है. किससे? स्पेशल मेजोरिटी से. ठीक है, जिस भी हाउस में पेश किया जाता है वहां से पास होने के बाद नेक्स्ट हाउस में जाता है. नेक्स्ट हाउस के अंदर एक 3 member बॉडी बनती है स्क्रूटिनाइज करने के लिए, फिर वहां पर भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है. राइट, हमने देखा था ना वो पूरा प्रोसीजर. सो दैट इज द सिमिलर वे. और इनके ग्राउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द ग्राउंड्स? हमने देखा था ग्राउंड भी. व्हाट वाज इट? प्रूवन, मिस
behavior or incapacity, right? We saw the grounds as well. The grounds were what? Proven misbehavior or incapacity, and this manner is similar as the judge of the Supreme Court, right? Security of tenure समझ गए? Now, protection of election commissioners. Other election commissioners cannot be removed except on the recommendation of the CEC. मतलब जो दो election commissioners है ना, कैसी body है ये? This is a body like this, CEC and two election commissioners, right? ये इस तरीके की बॉडी है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? तो अब ये जो सीईसी है ये कैसे रिमूव हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, राइट? उस मैनर के अंदर। और ये जो ये दो ईसीज हैं ये कैसे रिमूव हो सकते हैं? अगर ये सीईसी जो है रेकमेंड कर रहा है कि भाई इस इलेक्शन कमिश्नर को हमें रिमूव करना है, तभी इसका रिमूवल हो सकता है। दिस इज द स्पेशल पावर, ओके? डिसीजन मेकिंग के अंदर तीनों की पावर क्या है? तीनों की पावर इज सेम, ओके? बट when the thing comes to removal, so then the CEC has more power than these election commissioners. Understood everyone? So this is why there is a distinction between the CEC and election commissioners. ठीक है? अब हम आ जाते हैं कि भाई इनको अपॉइंट कौन करता है। तो बेसिकली इनको अपॉइंट करने के लिए एक 3 मेंबर कमिटी होती है। क्या होती है? 3 मेंबर कमिटी होती है। कौन कौन होता है इस कमिटी के अंदर? फर्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड इज योर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है, या फिर द लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, एंड द थर्ड वन इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 लोगों की एक वो होती है, क्या होती है? कमिटी होती है जो कि रेकमेंड करती है कि कौन हमारा इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ किसमें का आता है ये? अनूप बरनवाल केस ऑफ 2023 के अंदर ये बोला गया था दैट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द अपॉइंटमेंट्स शुड बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द सुप्रीम कोर्ट का कौन? चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब एक बार जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है, व्हेन दे आर अपॉइंटेड, उसके बाद में इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होती है किसकी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इट कैन नॉट बी वेरीड टू हिज और हर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीईसी है जो कि गवर्नमेंट की विशेष, जो पार्टी मेजोरिटी में है, उसकी विशेष को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है? फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना। तो वो जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो उसके सैलरी या अलाउंसेस को किसी भी तरीके से वेरी नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकती उसके डिसएडवांटेज के लिए, ताकि वो डिसएडवांटेज हो जाए और उसको गवर्नमेंट की बात माननी पड़े, राइट? तो इसलिए द गवर्नमेंट दे कैन नॉट वेरी द सैलरी एंड अलाउंसेस टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती, राइट? समझ में आ गई इसी बात? आगे चलते हैं हम लोग। मूविंग फॉरवर्ड वी सी द पावर्स एंड फंक्शंस, कि भाई हमने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो इस इलेक्शन कमीशन की आखिरी पावर क्या है? फ्री और फेयर इलेक्शंस। तो हम समझ में आ गए, राइट? इनको फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना है, बट कैसे कराएंगे? क्या इनके ऐसे फंक्शंस है जिससे ये इंश्योर करेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो? तो सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली चीज, इनकी जो पावर्स हैं वो 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है, द सेकंड इज योर एडवाइजरी पावर एंड द थर्ड इज योर क्वाजी जुडिशियल पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो पावर आती है वो आती है डीलिमिटेशन की। क्या आती है? हमारे डीलिमिटेशन की। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश की क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, हमारे देश की जो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो सेट करना। क्या करना? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज सेट करना, राइट? सो दिस इज द व्हाट? दिस इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ योर ECI,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ determining territorial areas of constituencies based on the delimitation commission act। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्युएंसीज है उनके क्या एरियाज रहेंगे, उनके क्या टेरिटोरियल एरियाज रहेंगे, वो डिटरमाइन करती है ये पर्टिकुलर बॉडी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब किसके इलेक्शंस के लिए? फॉर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड फॉर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड फॉर द इलेक्शंस ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अभी तक कितने डिलिमिटेशंस हुए हमारे यहाँ पर? द डिलिमिटेशन हैव बीन कंडक्टेड 4 टाइम्स टिल नाउ। ठीक है, 4 बार हमारे यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बना है। ठीक है, 4 टाइम्स इट हैज बीन मेड एंड व्हेन इन 1952, 63, 73 एंड 2002। 52 सबसे पहला कब बना? 1952 में, फिर 63 में, फिर 73 में, फिर 2002 के अंदर। 1952, 63, 73 एंड देन 2002। ओके, सबसे पहला फंक्शन समझ में आ गया कि भाई जो भी हमारी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं उनका क्या टेरिटोरियल एरिया रहेगा, वो डिसाइड करती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग, इलेक्टोरल रोल्स। जो इलेक्टोरल रोल्स प्रिपरेशन होता है, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर वोट डलता है, जिसके बेसिस के ऊपर पता चलता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर इतने लोग हैं, तो वो इलेक्टोरल रोल्स कौन प्रिपेयर करता है? इट इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल्स, रजिस्टरिंग ऑल एलिजिबल वोटर्स, कि भाई इस एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर कितने एलिजिबल वोटर्स हैं, वो सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अभी आपने देखा होगा दैट देयर इज एन ऑनगोइंग इश्यू ऑफ SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि हम डिस्कस भी करने वाले हैं हमारे सेशन के अंदर। तो ये काम किसका है? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। थर्ड काम क्या है इसका? पार्टी रिकॉग्निशन, मतलब रिकॉग्नाइज करना कि भाई ये कौन सी पार्टी नेशनल पार्टीज है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टीज है, फिर उनको एक सिंबल एलोकेट करना उनका। ठीक है, ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटिंग इलेक्शन सिंबल्स। दिस इज द वर्क ऑफ योर ऑफ योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डिटरमाइनिंग एंड एनफोर्सिंग गाइडलाइंस फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम के ऊपर पार्टीज को किस तरीके से बिहेव करना है, उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कौन बना के देता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? इट इज मेड बाय योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? कुछ नहीं है, सिर्फ एक रूल्स, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है टू द पॉलिटिकल पार्टीज कि व्हेन देयर आर इलेक्शंस, व्हेन देयर विल बी इलेक्शंस, तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपको प्रचार प्रसार किस तरीके से करना है, किन लाइन के अंदर रहकर करना है, किन लिमिटेशंस के अंदर रहकर करना है। तो ये कौन डिसाइड करता है? आपका दिस इज डन बाय योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन एडवाइजरी रोल क्या है? एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑन मैटर्स relating to the disqualification of members of parliament and state legislatures। मतलब अगर किसी भी मेंबर को ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो उस टाइम के ऊपर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गई तीसरी बात? आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग जो हमने अभी तक समझा है वो सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, राइट? सो ये थी कुछ मेजर पावर्स। नाउ वी कम टू द इलेक्टोरल मशीनरी एंड द प्रोसेस। मतलब भाई किस लेवल, किस तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। ठीक है, तो एट स्टेट लेवल, अब नेशनल लेवल के ऊपर तो करवा देगी वो इलेक्शंस, राइट? अब स्टेट लेवल के ऊपर कौन होते हैं? उनके कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेट लेवल के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है ना किसका? इलेक्शन कमीशन का, दैट इज योर Chief Electoral Officer. Who is he? He is your Chief Electoral Officer, CEO, designated by ECI in consultation with the state government. State government से consult करके Election Commission of India किसको लेकर आती है? अपने CEO को, the Chief Electoral Officer. ठीक है, फिर स्टेट लेवल के बाद में हम किस पे आ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो क्या बन जाते हैं? आपके इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वो बन जाते हैं। ठीक है, फिर फील्ड के ऊपर, ठीक है, मतलब उन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसीज के अंदर
सबसे पहले होते हैं आपके रिटर्निंग ऑफिसर. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी. मतलब इस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट होगा, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? ये रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर होती है. उसके बाद में हम आ जाते हैं किसके ऊपर? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, दैट इज योर ईआरओ, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग व्हाट? इलेक्टोरल रोल्स. ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो भी इलेक्टोरल रोल्स प्रिपरेशन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आपका ईआरओ, द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. उसके बाद में आ जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर, कंडक्ट्स द पोल एट स्पेसिफिक पोलिंग बूथ. मतलब अब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारे बूथ्स होते हैं, राइट? तो वहां पर किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बूथ्स होते हैं ना बहुत सारे, तो उस पर्टिकुलर बूथ का जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं उनको कौन बोलते हैं हम? दे आर कॉल्ड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. एंड देन कम्स योर ऑब्जर्वर. सो ईसीआई अपॉइंट्स जनरल expenditure and police observers to ensure what? Level playing field, and everything is done what? Everything is done smoothly on the election day and in the election constituency. ठीक है, सो ये सब हमारी बातें हो गई जो कि हमारे कागजों में लिखी हुई हैं, बट रियलिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरीके से चीजें हो रही हैं आजकल देश के अंदर, राइट? So there are various instances of violence, there are various instances of unfair practices, right? So इस तरीके की जो चीजें हैं, अब ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ ये चीजें जाननी है, ठीक है? क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है किसी भी चीज का, किसी भी चीज को क्रिटिकल एग्जामिन करना है आपको क्रिटिकली, तो वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम उस चीज को डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं, राइट? मूविंग ऑन, हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सबसे पहले हम देखेंगे हमारा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. क्या बोल रहा है ये? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन ऑल्सो हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. अभी अभी हमने देखा एडवाइजरी पावर्स भी होती है ईसीआई के पास में. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट इट इज ट्रू, बट स्टिल वी विल बी सीइंग द अदर स्टेटमेंट्स एज वेल. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स and they have a tenure of 5 years or up to 60 years of age, whichever is earlier. हमने क्या देखा था अभी अभी? क्या देखा था हमने अभी अभी? It was 6 years, right? Or 65 years of age. So this statement becomes what? Incorrect, wrong. Election Commission of India is a permanent constitutional body and it was established in accordance with the Constitution on 25th January 1952. क्या बोल रहा है ये कि भाई यहां तक तो सही था, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली इसने? दैट द अदर हाफ ऑफ द स्टेटमेंट सेज दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद व्हाट? इन अकॉर्डेंस विद द Constitution on 25th January of 1952. तो क्या ये 25th January 1952 था या फिर ये 1950 था? It was 1950, right? So this statement also becomes what? Wrong, right? आगे चलते हैं. The concept of multi-member commission has been in operation since 1995 with decision making power by majority vote. क्या ये 1995 है? नो. सबसे पहली बार 1989 में हुआ था, फिर 1990 में वापस सिंगल मेंबर बन गई थी. देन इन 1993 फाइनली इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी एंड सिंस 1993 अक्टूबर, ठीक है, सिंस अक्टूबर 1993 हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक मल्टी मेंबर बॉडी है. PYQ है ये आपका, ठीक है. अभी 2021 या 23 का ये PYQ है एंड इट सेज व्हाट? इट सेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच वी हैव स्टडीड टुडे.
तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, हम लोग सिर्फ रेलेवेंट चीजें ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन से ये चीजें ऑलरेडी पूछ ली गई हैं, अब इसके आसपास से भी चीजें पूछी जा सकती हैं, इसीलिए हमने जो भी इसके आसपास की चीजें थी वो भी सब कवर कर ली हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला स्टेटमेंट देखा, ठीक है, द लास्ट स्टेटमेंट ही देख लेते हैं अपन। हमने ये वाला स्टेटमेंट देखा तो इसके अंदर आसपास की चीज क्या थी कि भाई सबसे फर्स्ट टाइम 1989 में हुआ था, फिर 1990 में वापस सिंगल मेंबर बॉडी बन गई, फिर 1993 अक्टूबर के अंदर से आज तक वो क्या है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है। तो इस तरीके से आपको अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, प्लस उसके आगे पीछे की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा जगल अप करना पड़ेगा और इंक्लूड करना पड़ेगा आपकी स्टडीज के अंदर, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, किस तरीके के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरपीएससी से इस बार। फर्स्ट देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया derives its authority directly from article 324 of the constitution. Yes or no? 324 हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, तो the statement is what? Correct. The election commission conducts elections to panchayats and municipalities. Does it? No. कौन करता है इनके लिए? It is done by your state election commission. Yes or no? इलेक्शन कमीशन किसके लिए करता है? सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा एंड योर स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राइट। समझ में आ गई तीसरी बात? आगे चलते हैं हम। द इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? ओनली 1 and 3। देखो करेक्ट पूछा है ये, और अगर नॉट करेक्ट होता तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होता? यहाँ पर ऑप्शन होता 2 ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और उससे उनका आंसर ही गलत हो जाता है कंप्लीटली। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन कमीशन हैज फंक्शनड एज अ मल्टी मेंबर बॉडी सिंस 1993। एब्सोल्युटली करेक्ट। All election commissioners enjoy equal powers and status. Okay, correct. Decisions of the election commission are taken unanimously. Are they taken unanimously? No, they are taken on the basis of what? They are taken on the basis of majority vote. Yes or no? They are taken on the basis of majority vote. Now, moving on. ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। असर्शन है ये। द एग्जामिनर इज असर्टिंग दिस स्टेटमेंट दैट अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड इंडिपेंडेंटली बाय द प्रेसिडेंट। हमने देखा था सबसे पहले कौन थे हमारे? सीईसी थे, राइट। फिर यहां पर कौन थे? 2 हमारे ईसीस थे, ठीक है। इनको हटाया जा सकता है किस बेसिस के ऊपर? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है प्रूवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी से, दोनों हाउसेस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जाता है, राइट। ये जो ये ईसीज है, इनको हटाने के लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए हमें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बाद ही इन इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है। So the president, he cannot remove them independently. So the assertion is absolutely correct. Their removal requires the recommendation of the chief election commissioner. Absolutely correct. उनका remove करना है अगर, तो उसके लिए किसकी recommendation चाहिए? Chief election commissioner की recommendation चाहिए। So both A and R are correct, और R जो है, ये जो reason है, ये assertion का correct explanation भी है, right? So हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल और हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग कल फिर से मिलेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो और अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक बना दो अब, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां जाकर आप आरएस ओनली के साथ में एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फॉर अ काउंसलिंग सेशन।
and we are always there to help you people out. So you can just go there and you can just book a counseling session with us. Okay? So thank you so much and all the very best for your preparation.